नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संसद में चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन आज वीडियो संसद पे नहीं बनाएंगे। आज जो संसद में हुआ है उसका निचोड़ बता देता हूं, कुछ एक दो पैराग्राफ में सारी बात समझ में आ जाएगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज खड़े हुए हैं। जो आज की खबर थी वो ये थी, खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने आज जो नए स्पीकर बने हैं, यानी पुराने स्पीकर दोबारा बने हैं, ओम बिरला, उनको साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि देखो जी, पहले वाली बात अलग थी। अब हम विपक्ष ज़्यादा मात्रा में चुन के आया है, सबके साथ आपको न्याय करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और आप जो है वो सत्ता पक्ष के लोग भी गलती करेंगे तो उन पर भी एक्शन लेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। कुल मिला के भिगो के सीधे ओम बिरला जी को ये बोला गया कि आप यहाँ आसन पर बैठ के बेईमानी करते हो, अब नहीं चलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग चुन के आए हैं और हमको भी जनता ने वैसे ही वोट दे के भेजा है जैसे दूसरों को भेजा है। ये सीधे आज बोला गया है। मतलब जिस तरह से सारा जो एक मुलम्मा होता था ना, मिठास का कवर होता था, उसको चढ़ाकर जो बात करने की परंपरा थी संसद की, उसको जिस तरह मोदी जी ने ख़त्म कर दिया था, आज विपक्ष भी उसी तरह से उसी मूड में नज़र आया और उसने कतई कोई लिहाज नहीं किया कि भाई आज बधाई देने का दिन है तो बधाई की जगह देते हैं ना। पहले दिन से ही ओम बिरला को ये बताया कि आप क्या हो और आपको अब आगे कैसे रहना पड़ेगा। अब आते हैं अपने आज के मुद्दे पर, इस देश के सबसे बड़े भेदभाव पर। सबसे बड़े भेदभाव मेरी नज़र में दो हैं, लेकिन मैं एक पे बात करूंगा। कोई व्यक्ति अगर जाति के नाम पे भेदभाव करे, जाति सूचक टिप्पणी करे, आप क्या करते हैं? आप इसका विरोध कर सकते हैं। इस देश में इसके खिलाफ कानून भी है और इसके खिलाफ राय भी है। कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी के साथ में भेदभाव का रवैया अपनाए, धर्म के नाम पर कोई टिप्पणी करे या धर्म को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव करे, तो आप उसे गलत बताते हैं। कोई आदमी जेंडर के नाम पे अगर कोई भेदभाव करता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है, तो भी उसको लेकर एक धारणा है कि गलत है, उसमें कोई सहमति नहीं है इस देश में। क्षेत्रीयतावाद के आधार पर कोई गुजराती को कुछ कहे, बंगाली को कुछ कहे, कि दक्षिण भारतीय को कुछ कहे, कन्नड़ को कुछ कहे, केरलाइट को कुछ कहे, तमिल को कुछ कहे, तो वो भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एक भेदभाव बहुत जबरदस्त तरीके से स्वीकार्य है। उस भेदभाव पर सब लोग सहमत हैं, जो भेदभाव का शिकार है वो भी और जो नहीं है वो भी। इस पे डिबेट हो सकती है और हो सकता है कि आप मुझसे सहमत ना हो, क्योंकि हम सब उसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं। और वो भेदभाव है शिक्षा का भेदभाव, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे के बीच में समाज के रवैये का भेदभाव। पढ़ा लिखा होना आपको ज़्यादा स्किलफुल बना सकता है, ज़्यादा आदरणीय क्यों बना रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार चला आ रहा है। लेकिन ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं आपसे ये सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं कि इस देश में ये भेदभाव किसी एक और भेदभाव से पैदा किया जा रहा है। इस देश में एक तरह से ये सिस्टम बनाया जा रहा है, ये व्यवस्था बनाया जा रहा है, या बनाई गई है, या लगातार बनाने का सिलसिला चल रहा है 15-20 साल से, कि शिक्षा का ये जो भेदभाव है ये कौन झेलेगा, ये भी तय होना शुरू हो गया है। भारत में जो अमीर लोग हैं, अब वो शिक्षा को लेकर इस देश के प्रिविलेज्ड सिटीजन हैं, इस देश के ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट पा रहे हैं, जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अमीर लोगों को खास अधिकार मिला हुआ है इस देश में शिक्षा के मामले में। भारत में शिक्षा का सबको समान अधिकार नहीं है। शिक्षा हमारे संविधान में अधिकार के तौर पर दर्ज है। भारत में शिक्षा का अधिकार है, उसके बावजूद यह अधिकार छीन लिया गया है। कैसे छीना गया है इसको हम समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। हाल में नीट के पर्चे लीक हुए। नीट का जो इम्तिहान होता है वो ऐसा इम्तिहान होता है जिसमें पहले तो ये पीएमटी होता था, पूरे अलग अलग राज्यों का, एक सीपीएमटी भी होता था। अब क्या किया, एक देश एक परीक्षा करके मोदी जी ने सब एक जगह कर दिया। तो अब जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम के पीछे की जो
मकसद है वो ये है कि भाई ज़्यादा लोग जो पढ़ने में तेज हों उनको सस्ते वाले कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। यानी जो आम आदमी है उसको एक प्रिविलेज जो था उस प्रिविलेज के से बचा के रखने के लिए ये एक दे दिया गया कि जो पढ़ने में तेज है। 20% नंबर आपके अगर नीट में आ जाते हैं तो आप देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। लेकिन इस देश में दो तरह के मेडिकल कॉलेज हैं। एक वो मेडिकल कॉलेज हैं जो गरीबों के लिए बने हैं। इस देश में दो तरह के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें एक वो है जहां पर आप पढ़ने अगर जाएंगे तो एमबीबीएस की पढ़ाई 30,000 रुपए से फीस करीब करीब शुरू हो जाती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज गरीब लोगों के लिए हैं ताकि इस देश के लोग जो हैं, गरीब आम लोग, गरीब गुरबा, वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह अधिकार इस देश में लोगों को मिला हुआ था। दूसरे वो कॉलेज थे जिनकी एमबीबीएस की फीस ही 7.5 लाख से शुरू होती है, करोड़ों तक वो फीस जाती है। अब नीट का जो पेपर लीक हुआ, इस पेपर लीक होने का मतलब क्या है? इस पेपर लीक होने का मतलब यह है देश में जो 52-53% के करीब ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें आम आदमी पढ़ाई कर सकता है। मैं, आप सब पढ़ाई कर सकते हैं। आम गरीब आदमी का बच्चा पढ़ाई कर सकता है। यानी करीब 50% मेडिकल कॉलेज। और ये 50% कॉलेज जो हैं, इन कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, अमीरों का रिजर्वेशन नहीं है। तो जैसे जाति के नाम पर भेदभाव होता है, उसी तरह से एजुकेशन में भी भेदभाव होता है। और वो भेदभाव है गरीब और अमीर का भेदभाव। जिस चीज से आदमी को इज्जत मिलती है वो है शिक्षा, और उस शिक्षा को हासिल करने के लिए आपका इज्जतदार होना जरूरी है। इज्जतदार मतलब आज के समाज में अमीर लोग इज्जतदार हैं। आप अगर अमीर आदमी हैं तो आपके पास में एजुकेशन लेने के ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा अच्छी एजुकेशन आपको मिल सकती है, बेहतरीन कॉलेज मिल सकते हैं। विदेशों की शिक्षा को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भारत में जो आम आदमी है, यानी भारत की 90-95% जो आबादी है, उसके पास सिर्फ 53% ही मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं इस नीट के आंकड़े के हिसाब से। बाकी आप अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये हाल है, बाकी जगह भी यही हाल है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 51% के आसपास हैं जो सरकारी हैं, और जो सरकारी होती हैं उसी को आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोग, इस देश के 60-70% आबादी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई थी, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा, यहाँ पर भी कुछ लगा दूंगा मैं। तो हमारी 60 से 70% आबादी उन सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने की हैसियत नहीं रखती है। तो क्या हुआ, हमारे देश में पैसे के आधार पर एक सीधे सीधे बंटवारा हो गया, या कहें रिजर्वेशन हो गया। अमीर आदमी का आधी एजुकेशन रिजर्व है। इस देश की 5% आबादी के लिए आधी एजुकेशन रिजर्व कर दी गई है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर आम आदमी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तेजी से इस देश में शिक्षा का निजीकरण किया गया, और आज जब नीट की परीक्षा होती है तो नीट की परीक्षा में भी जो कंपटीशन के लिए बच्चे बैठ रहे हैं, उन बच्चों का सबका मकसद अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन पाना है। इस देश की सरकार को लोगों को शिक्षा देनी थी। शिक्षा का बजट तो बढ़ाते ही नहीं अब तो। जो शिक्षा देनी थी, वो शिक्षा देने के लिए जो सुविधा देनी थी, वो सुविधा देने के बजाय उद्योगपतियों को, अमीर लोगों को अपने प्राइवेट कॉलेज खोलकर लूट के अवसर दे दिए गए। यानी देश में जो आधी आबादी, आधी जो शिक्षा की सुविधा है, वो सुविधा अमीरों के लिए रिजर्व कर दी गई। आपके पास अगर करोड़ रुपए हैं तो आप एमबीबीएस, एमडी वगैरह पढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएंगे। नहीं है तो आप नीट पर बैठेंगे। अब आप एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि रिजर्वेशन तो हो ही गया उनका, उसके अलावा ये जो गरीब कैटेगरी के लोग थे, वो जो लोग
जो इस देश के आम नागरिक हैं, जो 53% मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं और कंपटीशन दे रहे हैं, उन बच्चों के जो अधिकार थे कि भाई आपने आधी तो ले ली, अब बाकी भी आप लूटे ले रहे हो। कैसे? क्योंकि ये जो पर्चा लीक हुआ, ये पर्चा लीक कुछ भी नहीं है, एक संस्था एनटीए इस देश में परीक्षा इस तरीके से चला रही है जिसमें अमीर लोग, जो बचे 53% गरीबों के लिए बने हुए कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी घुसपैठ कर सकें पैसे के दम पर। योग्यता के दम पर तो उनकी घुसपैठ पर रोक है ही नहीं, वो पैसे के दम पर घुसपैठ कर सकें और वहां से उनकी गरीबों के हिस्से की सीटें लूट सकें। तो जहां से मैंने बात शुरू की थी, शिक्षा से सम्मान मिलता है और शिक्षा ना हो तो इस देश में अपमानजनक व्यवहार होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की पहली शिक्षा मंत्री जो थी मोदी शासन में, मानव संसाधन विकास मंत्री, उनकी डिग्री को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, चौथी पास राजा की कहानियां सुनाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि एक आबादी को सिर्फ आर्थिक उसके पास शक्तियां नहीं हैं, इसलिए उसको अपमानित होने वाले वर्ग की तरफ धकेला जा रहा है। मामला सिर्फ हायर एजुकेशन का नहीं है, मामला सिर्फ मेडिकल कॉलेज का नहीं है। अब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके अंदर इस देश की सारी यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उन सब के अंदर, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बनारस विश्वविद्यालय हो और तमाम सारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ का मुझे पता नहीं, लेकिन उनके अंदर जो प्रवेश मिलता था उस प्रवेश को भी एक केंद्रीकृत व्यवस्था करके एक देश एक प्रवेश बना दिया गया और उस प्रवेश में भी वही संस्था प्रवेश दे रही है कॉलेजेस में जो संस्था यहां कर रही थी। जाहिर बात है कि अब एक के बाद एक कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं और पोल खुली है। पहले तो शिक्षा मंत्री बेशर्मी से कह रहा था कोई लीकेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके बाद उसने सारा स्वीकार कर लिया, फिर उसने उपदेश देना शुरू कर दिया इस देश में ऐसी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। माफी नहीं मांगी इस देश से कि मैं झूठ बोल रहा था। तो ये जो सीटें थी कॉलेजेस की, इन कॉलेजेस की सीटों को भी, ये कॉलेजेस की जो सीटें हैं हमारे यहाँ, मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। 2020-21 में जो हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट हुए हैं उनके अंदर 48% प्राइवेट कॉलेजेस में हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, कॉलेजेस में हुए हैं, यानी 48% शिक्षा वो 10% 5% वाली जो आबादी है उसके लिए रिजर्व कर दी गई है। वो 10% 5% है कितनी, इसका आंकड़ा भी मेरे पास है, मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन मैं आज आपको वो आंकड़ा भी स्पष्ट कर देता हूं। अब आपको बताऊं कि इस जगह पर भी आने के लिए ये जो कंपटीशन हो रहा है 50% वाला, इसमें जो पर्चे बिक बिक के गरीबों की सीटें छीन के बेची जा रही हैं, ये भी अगर ईमानदारी से हो तो एजुकेशन इतनी महंगी बना दी गई है कि स्कूल की शिक्षा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। यानी दो तरह के विद्यार्थी हो गए, एक गरीब जो और गरीब है, जिसको इस देश में समान अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन है इसके पास में, उसका भी कहीं कोई जांच नहीं है कि वो राइट टू एजुकेशन पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो आंकड़ा है मेरे पास ये है कि 2021-22 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 32% प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं। एडेड स्कूल को मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं जिनको एड मिलती है उनको मिला लें अगर, तो करीब 68% है, यानी 33% सीटें यहाँ पर भी उन 5 से 10% लोग जो हिंदुस्तान के अमीर लोग हैं उनके लिए रिजर्व हैं। तो यहां पर मसला क्या हो रहा है कि इस मसले को आप देख सकते हैं कि स्कूल में जैसे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, नकल करके पास हो जाते हैं, उसी तक देख रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं कि भाई बच्चे अपना जो है इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उनका हक छिन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तौर पे देख रहे होंगे कि भाई ये नकल करना तो बुरी बात होती है और ये नहीं होना चाहिए, सरकार का काम है निष्पक्ष तरीके से इम्तिहान कराए। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये इस देश का जो आम नागरिक है, आम गरीब गुरबा है, उसका जो एजुकेशन पे हक है, जिसके लिए इस देश की सरकार पहले ही शिक्षा पे खर्चा नहीं कर रही है, उस शिक्षा का जो खर्चा है उस खर्चे में से भी
जो गरीब के लिए सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है, कॉलेजेस बनाए हुए हैं, उससे भी अमीर लोग घसीट के ले जा रहे हैं। तो क्या इस देश की 10% आबादी, इस देश के 60-70% रिसोर्सेस को, एजुकेशन की बात हो रही है, उसको लूट के ले जाएगी? मैं बाकी रिसोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हाल में एक खबर आई थी कि एक अमेरिका की कंपनी को यहां पे माइक्रोचिप बनाने के लिए सरकार ने बहुत मोटी सब्सिडी दी है, और यह सवाल खुद सरकार के ही पार्टनर ने उठाया था, जो देवगौड़ा साहब हैं, छोटे वाले देवगौड़ा साहब। और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बच्चे को रोजगार देने पर सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी हुई है उस कॉरपोरेट को। एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए करोड़ों की सब्सिडी है। और आप सोचिए कि ऐसे में, इस स्थिति में, इस देश में सारा पैसा, संसाधन अमीरों पे लुटाए जा रहे हैं। मैंने आज का वीडियो चूंकि एजुकेशन पे रखा है और नीट पे रखा है, इसलिए मैं इस बिंदु पे ज्यादा आपसे बात करना चाह रहा हूं। वो रिपोर्ट आपको याद होगी जब ये हाल में आई थी कि इस देश में जो है 40% लोग, 40% दौलत पे 1% लोगों का कब्जा है। आपको रिपोर्ट भी याद होगी जिसमें मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया था कि ऑक्सफैम क्या कहता है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है। उस डिटेल पे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एजुकेशन पे अभी हम बात करना चाहेंगे, वो जानकारी आपके पास पहले से है। ये हाल तब है जबकि भारत में लोगों की एजुकेशन पे सरकार पैसे खर्च ही नहीं कर रही है। जो ताजा आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दुनिया भर में भारत की सरकार शिक्षा पे बहुत कम खर्च करती है। केवल 2.7% ही जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। नॉर्वे में ये 6.38% है, न्यूजीलैंड में ये 6.31% है, ब्रिटेन में ये 6.23% है, अमेरिका में 6.09% है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 5.9, फ्रांस में 5.2, जर्मनी में 4.2 और जापान में 4.08। ये आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं। अब अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखें तो आप ये भी तुलना करिए कि अलग अलग देशों की जीडीपी कितनी है। यानी जीडीपी उनकी हमसे पहले ही कहीं ज्यादा है। अगर आप इसको रुपयों में तुलना करें तो भारत का जो शिक्षा पर खर्च है वो 132वें नंबर पर आता है, 136वें नंबर पर। दुनिया में 136वें नंबर पर भारत में शिक्षा पर खर्च होता है। 135 देश हमसे बेहतर खर्चा शिक्षा पर कर रहे हैं। यानी सरकार हाथ रोककर शिक्षा पे खर्च कर रही है, शिक्षा पे खर्च कर ही नहीं रही है। दुनिया भर की चीजें, अमीरों को सब्सिडी, ये वो तमाम आप कहानी हम रोज दोहराते हैं। और उस खर्च के अंदर भी अमीरों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं लूट के। और जो प्रतिभाशाली बच्चे किसी तरह से धक्के खा के सरकारी स्कूल में, वहाँ उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, तमाम सारी दिक्कतें हैं, भौतिक दिक्कतें हैं, अपना स्कूल जाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई किसी तरह जा रहा है। और वो एजुकेशन हासिल करके जब कंपटीशन में बैठते हैं तो अमीर लोग पैसा फेंक के उनकी सीट भी खरीद लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये देश की दशा को समझने में आपकी मदद करेगा वीडियो। दोस्तों को भी ये वाली बात बताएं। नमस्कार, जय हिंद।